तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का टैक्सेशन वाला चैप्टर। तो ये जो टैक्सेशन वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इसमें से 4 मार्क्स का। और ये उन लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि मैथ जिनके लिए क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाते। तो जिनको प्लस माइनस आता है वो आराम से ये 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व करके 4 नंबर अपने पॉकेट में जो है रख सकते हैं। और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है ही, और एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, बस डेटा क्या होता है चेंज होता है। तो अगर आपने इसमें एक या दो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और उसी उसी फॉर्मेट में आपने अगर सारी चीजों को अगर लिख दिया तो आप गलत भी कैलकुलेशन करोगे तब भी आपको 2.5 मार्क्स जो है कंपलसरी मिलेगा ही। तो सबसे पहले समझते हैं टैक्सेशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, और ये जो चैप्टर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सोच रहे हैं कि क्लास 11th में जाकर हमको कॉमर्स लेना है। तो ये जो है उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉमर्स जो है उसमें आप टैक्सेशन एक अलग सा चैप्टर भी आगे पढ़ोगे जब कॉलेज जाओगे। तो ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो टैक्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो टैक्स का मतलब क्या होता है, वो कंपल्सरली अमाउंट या वो कंपल्सरली एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि हमको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा जो कि हमको गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। और ये जो टैक्स जो होता है ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे क्या होता है, वाटर का टैक्स आप लोग देते होगे, इलेक्ट्रिसिटी देते होगे, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स देते होगे, इनकम टैक्स देते होगे। तो ऐसे बहुत सारे वहां पर टैक्सेस जो है होते हैं। तो उसमें से हम लोग अभी जो ज्यादा फोकस हमारा होगा वो इनकम टैक्स पर होगा। मतलब इनकम टैक्स क्या होता है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। उसी तरीके से एक और टैक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स इस टाइप के हमको क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, इनकम टैक्स जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम पर लगता है। जैसे अगर आप लोगों के घरों में कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर होगा तो उनकी जो सैलरीज आती हैं उन पर जो टैक्स लगेगा, या कोई अगर बिजनेसमैन होगा तो उसके बिजनेस करने के कारण जिस जिस पर्सन के नाम पर बिजनेस है या शॉप्स है वो जो टैक्स पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, किसी कॉर्पोरेट पर लगता है। कॉर्पोरेट मतलब किसी कंपनी पर लगता है। तो जो कंपनी पर टैक्स लगता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, और जो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के इनकम पर लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। तो ये दो टाइप के हमको क्या करने पड़ेंगे, टाइप्स के क्वेश्चन हमको पढ़ने पड़ेंगे। अब ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट को क्यों देना होता है, तो ध्यान से देखो। द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू कैरी आउट द नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द इट्स सिटीजन। जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती है जिसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ती है। अब क्या क्या एक्टिविटीज करती है, तो देखो वेलफेयर मतलब जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोड बनवाने हैं, वाटर की सप्लाई करवानी है, ट्रेन चलाने हैं, उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, सैलरीज देनी है। तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए जो है गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पैसे की जो है जरूरत पड़ती है। To do so, it requires money. Can you tell from where does the government get the money to carry out these activities? ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि क्या आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट को जो है पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मैंने तो अभी आपको दो चीजें बता दी, एक इनकम टैक्स के थ्रू पैसा मिलता है, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स के थ्रू मिलता है। फिर उसके बाद जैसे आप लोग कभी ट्रैवल करने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि हर 100 किलोमीटर में क्या होता है, टोल प्लाजा होता है। रोड में आप जाते होंगे तो रोड में जब चलते हो तो 100 किलोमीटर के रेंज में क्या होता है, एक एक टोल प्लाजा होते हैं। तो वहां पर आप रोड टैक्स देते हो। तो ऐसे बहुत सारे सरकार के पास जो है पैसा एक्यूमुलेट करने के तरीके होते हैं जो कि वो लोगों से क्या करता है, लेता है। और उस पैसे को क्या करता है, फिर रिटर्न जो है क्या करता है, लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे किसी को पेंशन प्रोवाइड करके, किसी को सैलरी प्रोवाइड करके, हॉस्पिटल्स ओपन करके, स्कूल ओपन करके, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज में वो उन पैसों को क्या करता है, खर्च करता है। तो यहाँ पर देखो आगे देखते हैं, टू ऑब्टेन दिस मनी द गवर्नमेंट लेवीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस ऑन द सिटीजन्स। गवर्नमेंट अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, लोगों पर वेरियस टाइप्स के क्या करता है, टैक्सेस जो है लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स हो गया, एक सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया,
द अमाउंट ऑफ टैक्स इज प्री डिसाइडेड, और कितना इनकम पर कितना पैसा देना है ये पहले ही डिसाइडेड रहता है। ऐसा नहीं कि आज सुबह मन किया तो हम लोग 10% टैक्स देंगे, कल मन किया तो 5% लेंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होता है, डिसाइडेड होता है। और हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है काउंट होता है। मतलब ये हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, ये एक साल होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल ईयर कब मानते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर को बोलते हैं, लेकिन सरकार के लिए फाइनेंशियली जो एक साल काउंट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो ये हर साल क्या होता है, बजट में जो है प्री डिसाइडेड रहता है कि इस साल हमको इतना टैक्स जो है इतने इनकम पर लेना है। तो वही चीज अभी आप सीखने वाले हो कि अगर किसी पर्सन का इनकम इतना है तो इतना इतना खर्चा कर रहा है तो वो कितना इनकम टैक्स जो है पे करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, किस तरीके से इन टैक्सेस का कलेक्शन होता है, और कितना परसेंट टैक्स लगता है, क्या कोई बेनिफिट मिलता है कि क्या होता है। तो जैसे आप लोग कई बार ये भी चीज देखे होंगे कि जनरली जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो नई चीज परचेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में मतलब ईएमआई में परचेस करते हैं। तो आप वहां पर भी देखोगे कि ईएमआई में उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो ईएमआई में कार्स वगैरह या होम लोन वगैरह, ये व्हीकल्स लोन जो है क्यों लेते हैं। वहां पर आप इन चीजों को जो है समझोगे ताकि आपको आगे चलकर क्या हो, इसका बेनिफिट हो। और जो कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं उनके लिए तो और भी बहुत ज्यादा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज मिलेगा, उसमें मेरे ख्याल से 6 से 7 क्वेश्चन हैं, तो ये 2 से 3 वीडियोस में जो है कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसको समझने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आप समझो कि किसी का इनकम कहाँ से होता है और वो कैसे कैसे खर्च करता है। अगर ये सब चीजें आपको पता रहेगी तो आगे के क्वेश्चंस को समझना क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो देखते हैं। The Indian government gets its revenue for the various sources and a big part of this money is derived from the income tax. अगर सरकार को 100 रुपए मिलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सरकार के पास 100 रुपए आते हैं तो उसमें से 20 रुपए कहाँ से आते हैं, इनकम टैक्स से। मतलब पूरे सरकार का जो रेवेन्यू का 20% कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से आता है। और सोचो कि हमारे इंडिया का जो आज के डेट में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ है, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4% लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो इतना पैसा सरकार के पास आता है सिर्फ 4% लोगों से। टू कलेक्ट इनकम टैक्स द गवर्नमेंट फर्स्ट स्पेसिफाई अ मिनिमम लिमिट। पहले गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स लेने से पहले एक डिसीजन, मतलब एक फिक्स डिसाइड कर लेता है कि अगर लोगों के पास इतना पैसा होगा तो उस पर हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आप हर किसी से टैक्स लोगे तो फिर तो गलत बात है। अगर जैसे एक आदमी एक साल में 1 लाख रुपए कमाता है, अगर आप उससे 20% टैक्स लोगे तो वो एक साल कैसे सरवाइव करेगा। तो गवर्नमेंट पहले डिसाइड करती है कि हम लोग इतने लेवल तक जो है टैक्स नहीं लेंगे, इससे एक्स्ट्रा हुआ तो हम लोग उस पर 5%, 10%, 20% जैसा होगा उसके हिसाब से टैक्स जो है लेते जाएंगे। People, industries and organization whose income is more than the specified limit set by the government have to pay the income tax। जो चीज मैंने बताई वही है कि गवर्नमेंट ने मान लो 1 लाख मतलब रख दिया फिक्स लिमिट कि 1 लाख से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स जो है नहीं, मतलब 1 लाख से नीचे का अगर इनकम है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर किसी की इनकम 1 लाख से अगर ज्यादा हो गई तो फिर जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तुमको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। बट दोस इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन whose income is less than the limit do not have to pay the income tax। मैंने वही बताया कि अगर किसी पर्सन का, किसी इंडस्ट्रीज का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर इनकम 1 लाख से अगर कम है, जो प्री डिसाइडेड था फॉर एग्जांपल के लिए, तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और जो अलग अलग जो टैक्सेस के लेवल होते हैं, जैसे 1 लाख से 2 लाख पर हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख से 2 लाख के बीच में हम लोग 5% टैक्स लेंगे, फिर 2 लाख से 4 लाख पर 10% लेंगे, फिर 5 लाख से 6 लाख तक 20% लेंगे। तो जो इस तरीके का जो क्राइटेरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैब्स बोलते हैं। इनकम टैक्स का स्लैब्स बोलते हैं, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, इस तरीके से बोलते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को
न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी तो आप देखते होंगे कि वहां पर जो है कई बार ऐसे न्यूज़ जो है पब्लिश होते रहते हैं कि इस बार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में चेंजेस किए, इनकम टैक्स के स्लैब को यहाँ से यहाँ किया। तो इस तरीके से न्यूज़ जो आते रहते हैं। तो स्लैब का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया टैक्स लेने का, कि इतना से इतना इनकम पर इतना परसेंट टैक्स, इतना से इतना पर इतना परसेंट टैक्स। जैसे आप लोगों के स्कूल फीस भी होते हैं ना, कि अगर क्लास 1 से क्लास 5 के बीच में है तो उसका इतना पैसा लेंगे, 5 से 8 तक के बच्चों का इतना फीस होगा, 9 10 का इतना फीस होगा। तो वो एक तरीके से क्या होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, एक स्लैब है करके। अब उसमें आगे देखो, द गवर्नमेंट स्पेसिफाइड डिफरेंट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड द इनकम टैक्स हैज टू बी पेड अकॉर्डिंग टू दिस रेट। वो एक रेट डिसाइड कर देते हैं कि 5% के रेट से लेंगे, 10% के रेट से लेंगे, 15% के रेट से लेंगे, और उस रेट के हिसाब से आपको जो है पे करना पड़ता है। बट फॉर सम स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सन, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज, इनकम टैक्स रिबेट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। अब इनकम टैक्स रिबेट्स वर्ड है यहाँ पर देखो। तो रिबेट्स का अगर मैं सिंपल वर्ड को आपको समझाऊं तो रिबेट्स का मतलब होता है छूट होता है। तो कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, या कुछ स्पेशल कंपनीज हो गई, जैसे कोई एनजीओ चला रहा है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई लोगों के लिए जो है काम कर रहा है मतलब फ्री में। तो वो कुछ ऐसे मतलब इंडस्ट्रीज या कंपनीज होती हैं जिनको इन कैटेगरी से क्या कर दिया जाता है, फ्री रख दिया जाता है। जैसे आपके स्कूल्स हो गए, जो स्कूल जो होता है, स्कूल पर जो है कोई टैक्सेस जो है नहीं लगता। लेकिन अगर आप कोचिंग में जाओगे तो कोचिंग में आपको 18% के साथ क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं, जैसे हॉस्पिटल पर टैक्स नहीं लगता, स्कूल्स पर नहीं लगता, जो हॉली जो रिलीजियस प्लेस होते हैं जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इनके इनकम पर जो है टैक्सेस वगैरह जो है नहीं रहते, ये रिबेट्स रहते हैं। तो वही चीज अभी आप पढ़ोगे कि किन किन चीजों पर रिबेट्स होता है और किन किन लोगों को टैक्स देना पड़ता है और किस लेवल से देना पड़ता है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इनकम टैक्स आप पे ऊपर बढ़ते जाएगा। अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में जानना है तो मैं मतलब यूट्यूब में आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो फिलहाल आपके सिलेबस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से लाता है, कैसे सिलेक्शन होता है। बस अभी ये जान लो कि इनकम टैक्स होता क्या है। This increased rate is levied on the income tax falls beyond the minimum limit specified. There can be one or more than one source of income for the person, industries and the companies, and the income tax are calculated based on the sum of incomes from all the sources. अब यहाँ पर ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि इस चैप्टर को आपके सिलेबस में क्यों डाला गया है। क्योंकि देखो, एक आदमी का इनकम का सोर्स एक ही नहीं हो सकता। एक आदमी के इनकम के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। जैसे कि क्या है कि मान लो एक कोई, सपोज दैट कि एक गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई पर्सन है तो उसकी सैलरी आएगी, एक तो उसका इनकम का सोर्स ये हो गया। हो सकता है उसने कोई साइड बिजनेस करके रखा हो, एक शॉप ओपन करके रखा हो, या किसी का शोरूम ओपन किया हो, या एग्रीकल्चर करता हो, या कुछ भी काम कर सकता है। मतलब उसके फैमिली मेंबर्स, उसके वाइफ, उसके बेटे कुछ भी कर सकते हैं। तो एक पर्सन के या एक इंडस्ट्रीज के या एक कंपनी का जो होता है इनकम का सोर्स जो एक नहीं होता है। और अगर इनकम का सोर्स अगर एक नहीं तो उनके खर्चे भी अलग अलग होंगे। तो कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ पर कितना गया, तो इन सब चीजों को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जैसे देखो, मान लो किसी पर्सन की इनकम जो है एक एक महीने की जो है 50,000 रुपीज सैलरी है। अब मान लो उसने उसमें से क्या क्या कुछ अमाउंट को एलआईसी में खर्चा किया, मतलब अपने फैमिली के लिए जो है एक एलआईसी जो है प्रीमियम खरीद लिया, या किसी उसके फैमिली में किसी मेंबर को हॉस्पिटल बार बार ले जाना पड़ता है, वो खर्चा करता है। तो उन खर्चों पर जो है टैक्स नहीं लगता। तो कौन कौन से खर्चे हैं जिन पर टैक्स लगता है, किन पर नहीं लगता है, वो सारी चीजें अभी हम लोग एक एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आगे देखो, sometimes for special activities the government levies a little extra tax in addition to income tax and this is called cess। अब देखो, अगर आप आगे जाओगे तो वहां पर, अच्छा आपको तो आइडिया ही नहीं होगा, जब 11th 12th में जाओगे कॉमर्स में तो वहां पर आप पढ़ोगे टैक्सेस के बारे में। तो एक उसमें से टैक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेस। सेस जो होता है ये क्या होता है, इनकम टैक्स तो लगा, उसके अलावा भी कुछ अमाउंट जो होता है स्पेशल पर्पस के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट लगाती है। जैसे अगर आप 1 लाख से ऊपर का, मैं जस्ट एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, ये लिमिट मेरे को भी अभी याद नहीं है कि कितना पर लगता है। जैसे मान लो आप 1 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन कर रहे हो एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, तो उस पर आपको इनकम टैक्स तो अलग से कैलकुलेट होगा, आप इनकम टैक्स तो दोगे ही इस 1 लाख रुपए पर। लेकिन इस 1 लाख रुपए पर 0.1% या 1% पर जो है सेस लगता है।
और ये सेस किसके लिए लगता है, तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए। आज के डेट में, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं मैं, आज 2020 में 1% से लेके मतलब 0.5% से लेके 1% के बीच में किसी भी ट्रांजेक्शन पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम टैक्स तो देंगे ही, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेस। और सेस जो होता है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही होता है, मतलब इसको गवर्नमेंट यूज नहीं करेगी। जैसे आपके 1 लाख के ट्रांजेक्शन पर अगर 1% का टैक्स लगा है स्वच्छ भारत मिशन के लिए, तो वो जो पैसा है उसको गवर्नमेंट किसी और फील्ड में खर्च नहीं कर पाएगी, उसको सिर्फ और सिर्फ वो खर्च करेगी किसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए। तो सेस जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिया जाता है, और वो पूरा पैसा उसी पर्पस में क्या करना पड़ता है, उनको खर्च करना पड़ता है। जैसे कुछ और भी हमारे गवर्नमेंट, जैसे अभी अभी आप लोग देखोगे कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक जो है हमारे यहाँ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लोगों से क्या कर रहे थे, मतलब पैसे डोनेट करने के लिए बोल रहे थे। तो उसी तरीके से जो फंड्स होते हैं, तो जिस पर्पस के लिए जो है लगाया जाता है, उस पैसे को उसी उसी फील्ड में क्या करना पड़ता है, उनको खर्च करना पड़ता है। It is compulsory for all individual companies and industries that fall within the income tax limit to pay the tax। अगर कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्रीज अगर टैक्स के लिमिट में आता है तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है, नहीं तो उसके अगेंस्ट में जो है सिविल केसेस जो है हो सकते हैं। अब आगे देखो, इज देयर एन अकाउंट नंबर फॉर द आइडेंटिफाई अ टैक्स पेयर। अब यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया कि टैक्स क्या होता है, टैक्स किसको देना पड़ता है, लेकिन अब पहचानोगे कैसे कि किसी पर्सन का इनकम 1 लाख वो छुपा भी तो सकता है, कि पैसे को घर में जो है क्या कर सकता है, रख भी सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना कर रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी रेड मूवी अजय देवगन की है, जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो वो जो होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के होते हैं, और उनकी नजर जो होती है वो हर लोगों पर होती है। मतलब आप जितना भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, चाहे आप ब्लैक मनी हो, चाहे आपकी मेहनत की कमाई हो, सब पर इनकम टैक्स क्या करता है, नजर करके रखा रहता है। और जिस पर डाउट होता है फिर उस पर क्या होता है, आप लोग देखे होंगे मूवी में क्या होता है। अब उसके बाद देखो, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिसाइड मतलब लगाया हुआ है, लीगली है, कोई इंस्टीट्यूट इलीगल नहीं है। विच कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द टैक्स पेयर। और ये क्या करती है, जो टैक्स पेयर्स होती हैं उनसे क्या करती है, टैक्स का कलेक्शन करती है, और फिर गवर्नमेंट को ये पैसा क्या करती है, पहुंचाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द टैक्स पेयर। तो क्वेश्चन यहाँ पर तो अभी वही बना हुआ है कि चलो एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया, लेकिन वो डिपार्टमेंट कैसे आपको पहचानेगा कि इसका इनकम इतना है करके। तो जिस तरीके से आपका आधार कार्ड होता है, जिस तरीके से आपके वोटर आईडी कार्ड्स होते हैं, जिस तरीके से आपका स्कूल का आईडी होता है, उसी तरीके से ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो भी क्या करता है, एक कार्ड जो है डिक्लेयर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैन करके, और इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये चीज याद रखना, आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बोल सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएएन। तो देखो, एक पीएएन आपको साइंस में भी पढ़े होगे, अगर अच्छे से पढ़े होगे साइंस, तो वहां पर भी एक पीएएन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पराक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट करके। तो यहाँ पर ये जो पैन है ये मैथमेटिक्स का है, परमानेंट अकाउंट नंबर, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है टेम्पररी अकाउंट नंबर, टेन के। क्योंकि अब किसी भी आदमी की जो इनकम है वो पूरे साल भर, तो मतलब पूरे लाइफ लाइन तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी की इनकम जो है पहले साल 1 लाख रुपए थी तो 25 साल बाद भी मतलब 1 लाख रुपए ही होगी। उसका इनकम क्या होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो वो 2 अकाउंट डिक्लेयर करती है, एक तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और एक होता है टेम्पररी अकाउंट नंबर। और जिसके थ्रू क्या करता है, वो जो है उसको पहचान करता है कि कितना जो है ट्रांसफर जो है एक जगह से दूसरे जगह हो रहा है, और कौन ट्रांसफर कर रहा है, सबका डेटा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है होता है। PAN is mandatory for opening a bank account so that the income tax department can collect information about the income of account holder। अगर आप बैंक में क्या करना चाहते हो, एक अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, तो आपको वहां पर जो है आधार कार्ड के साथ आपको पैन जो है आपको देना ही पड़ता है, ताकि अगर आप पैन दोगे तो ये आपके बैंक अकाउंट से क्या रहेगा, लिंक रहेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या रहेगा, पूरा इंफॉर्मेशन पता चलते रहेगा कि कितना का ट्रांसफर किस साल किस महीने किस दिन और कितना समय किस बैंक से किस बैंक में आपने किसको ट्रांसफर किया है। वो सिर्फ एक अकाउंट नंबर से वो क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आइडेंटिफाई जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि एक तो ये था
अभी जितने भी हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो ये सब जो है आज से मेरे ख्याल से लगभग लगभग 6 से 7 साल पुराने इनकम टैक्स के स्लैब से। आज के डेट में जीएसटी आने के कारण जो है क्या है, ये स्लैब्स चेंज हो चुके हैं। तो आपके स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी तक सिलेबस को अपडेट नहीं किया है, तो आपको भी जो टैक्स का जो कैलकुलेशन सीखना है, वो टैक्स का कैलकुलेशन कहाँ से सीखना है, आज से 6 साल पुराना, जो कि मेरे हिसाब से आज के प्रेजेंट एज में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है, आपको कुछ तो आइडिया होगा कि टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। बस इसमें फर्क कहाँ आएगा, स्लैब्स में फर्क आएंगे। मतलब पहले जहां पर 10% टैक्स लगता था, हो सकता है वहां पर आज 8% हो गया हो या 18% हो गया जीएसटी के कारण, क्योंकि जीएसटी में जो स्लैब्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे, आप उस पर ध्यान मत दो, पहले आप समझो कि कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होता है। आगे देखो, टैक्स इज लेविड एट व्हाट रेट ओवर विच द पीरियड। अब किस टाइम तक किस टाइप के लोगों पर जो है टैक्स लगता है, उसको हम लोग समझते हैं। अ पर्सन हैज टू पे टैक्स ऑन द इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। एक आदमी जिसने किसी भी तरीके से पैसे कमाए हो, उसको क्या करना पड़ता है, पैसे जो है मतलब उस पैसे पर जो है टैक्स उसको देना पड़ता है। इन द पीरियड बिटवीन, मैंने आपको बताया था कि भले ही हम लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल का जो हैप्पी ईयर होता है वो कहां से चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो अगर कोई आदमी जिसके इनकम 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी भी हो, उसको क्या करना पड़ता है, इस 1 साल के भीतर का इनकम का उसको इनकम टैक्स जो है देना पड़ता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो याद रखना, फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होता, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो है होता है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स द गवर्नमेंट डिसाइडेड टैक्स रेट विच कैन चेंज विद द चेंज ऑफ फाइनेंशियल। मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए जो टैक्स का जो स्लैब होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, अगले साल आप उसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने पहले जो है कुछ और स्लैब रखा, फिर आपने 2 महीने बाद कुछ और चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होता है, टैक्स का जो रेट होता है वो फिक्स्ड जो है होता है। अब यहाँ पर देखो, एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको टेबल से समझाया है कि किन किन लोगों पर किस किस तरीके का जो है टैक्स लगता है, और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम के लिए तो है ही, आपके जनरल नॉलेज के लिए भी, मतलब कैसा टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो देखो, ये जो डेटा है, ये डेटा है 2013 और 14 के लिए, मतलब आज से 7 साल पहले का डेटा है कि 7 साल पहले लोगों पर टैक्स जो है कैसे लगता था। तो यहाँ पर देखो 3 कैटेगरीज दी हैं, मेल का इनकम, फीमेल का इनकम और सीनियर सिटीजन। अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन का मतलब है जो 60 या 65 ईयर से जो ऊपर है, उसको गवर्नमेंट क्या मानती है, सीनियर सिटीजन मानती है। उनके इनकम पर कैसे टैक्स लगता है देखो। तो अकॉर्डिंग टू 2013-14 डेटा, 2 लाख रुपए तक जो है मेल को कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो अप टू 2 लाख। तो अगर किसी मेल की इनकम 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख के भीतर अगर है तो उसको एक भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सेम फॉर फीमेल्स, अगर किसी की इनकम अगर 2 लाख है तो उसको भी कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन मतलब उसके बाद देखते हैं तीसरी कैटेगरी सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन का अगर इनकम 2 लाख रुपए है तो उसको भी कोई टैक्स जो है पे करना नहीं पड़ेगा। अब सेकेंड कैटेगरी पर आते हैं, देखो, लेकिन अगर किसी मेल की इनकम 2 लाख और 1 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में है, तो उसके इनकम पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10%। सेम फॉर फीमेल, सेम फॉर सीनियर सिटीजन। उसके बाद अगला है देखो, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम है 20%, सेम 20%, सेम 20%। उसके बाद अगर 10 लाख से ऊपर है, मतलब 10 लाख से जितना भी ऊपर होगा उस पर 30% आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2014-15 में फीमेल्स और सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा क्या हुआ, छूट मिला। कैसे मिला, पहले देखो इनका भी 2 लाख रुपए था, इनका भी 2 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, फीमेल्स को मतलब उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब फीमेल्स के 3 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सीनियर सिटीजन के भी 3 लाख इनकम पर जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मेल्स के इनकम पर जो है क्या किया गया, अभी भी टैक्स जो है लगाया, कितना, 2 लाख रुपए तक। अब 2 लाख से 5 लाख पर 10, 5 लाख से 10 लाख तक 20, 10 लाख से ऊपर पर 30। इनका 30 लाख से मतलब 3 लाख से 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक 10%, 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक 20%। उसके बाद यहाँ पर देख लो सेम इनके लिए। उसके बाद देखो 2015-16 में इस तरीके से फिर चेंजेस हुए, यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है सेम ही है। अब देखो
Currently, education sub-tax or cess is 2% for middle school and 1% for higher education and the total education cess is 3%. अब मैंने आपको बताया था शेष, तो शेष जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए टैक्स लगता है। तो 2% टैक्स लगता है मिडिल स्कूल के लिए और 1% टैक्स लगता है हायर एजुकेशन के लिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल से सबको समझेंगे। If the taxable income is more than 10 lakhs, then the additional 10% surcharge is levied on the payable tax. अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स तो दोगे ही, लेकिन साथ ही साथ उस पर 10% और एक्स्ट्रा क्या दोगे, सरचार्ज दोगे। तो मैंने दो टाइप के इनकम मतलब उस समय बताना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि सरचार्ज आपके सिलेबस में नहीं होगा करके। दो टाइप के एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं, एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। दोनों टैक्स के ही होते हैं, इनकम टैक्स के अलावा ये दोनों टैक्स ही होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि सेस का जो पैसा होता है वो जिस पर्पस के लिए लिया गया उसी पर्पस के लिए खर्च होना चाहिए, लेकिन सरचार्ज का ऐसा नहीं है। आप सरचार्ज में क्या कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप उसको किसी भी फील्ड में उस पैसे का यूज कर सकते हो। अब आगे देखो, एज पर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 द मैक्सिमम एक्सेप्शन और रेबिट्स ऑन सेविंग इज 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख which is deducted from the gross salary. The amount remaining after deduction is used for the calculation taxes. अगर हम लोग हमारे इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको 1.5 लाख रुपए तक मतलब 1,50,000 रुपीज तक जो है आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो आपकी सैलरी जितनी है उसमें से 1.5 लाख रुपए पहले माइनस कर दिया जाएगा, फिर 1.5 लाख रुपए माइनस करने के बाद जो बचा उस पर टैक्स का कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स जो है देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने मान लो LIC खरीदा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर किसी के लिए, अगर किसी ने अगर LIC खरीदा है तो जितने अमाउंट का उसने LIC खरीदा होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उस पर जो है लाइफ LIC जो होता है उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे आते हैं। LIC ही नहीं है, और भी इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आज के डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस जो है होते हैं। तो उन इंश्योरेंस पर अगर आपने पैसा खर्चा किया है तो वो टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर दूसरा है एनुअल प्रीमियम ऑफ यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, आपने किसी के लिए इंश्योरेंस लिया होगा उस पर भी नहीं लगेगा। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू जनरल प्रोविडेंट फंड, अगर आपने कोई पैसा जो है जनरल प्रोविडेंट फंड में डोनेट किया है सरकार को तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन का जो है आप होम लोन लिया हो तो उसके इंस्टॉलमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब EMI पर। और उसके बाद बच्चों के ट्यूशन पर और एजुकेशन फीस पर जो खर्चा कर रहे हैं, अच्छा ये पॉइंट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में है और जिनके बच्चे स्कूल में हैं। तो आप लोग स्कूल का जितना भी फीस पे करते हैं ना आपके पेरेंट्स लोग या ट्यूशन फीस, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो उतना पैसा क्या होता है टैक्स के लिए अलग से काउंट कर दिया जाता है, उस पर टैक्स जो है नहीं लगता है। उसके बाद अगला है पेमेंट मेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द मिनिमम टेन्योर ऑफ 5 ईयर, अगर आपने क्या किया है 5 साल के लिए जो जमा पॉलिसी कोई ली है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनुअल सब्सक्रिप्शन टू ग्रुप पॉलिसीज एंड द फैमिली वेलफेयर स्कीम, अगर आपने अपनी फैमिली के लिए और भी कुछ स्कीम्स जो है अगर ली हुई है तो उस पर भी जो है कोई भी टैक्सेस जो है नहीं लगेगा। अब ये जितनी भी मैंने कहानी आपको बताई वो इस एग्जाम्पल से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से समझना। अगर आप बोर हो गए तो वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट अपने माइंड को फ्रेश करो और वापस से इस एग्जाम्पल पर जो है आना, क्योंकि अभी तक जितने थ्योरेटिकल बातें हमने की वो पूरा का पूरा अभी प्रैक्टिकली हम लोग इस एग्जाम्पल से जो है समझेंगे। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो द इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ फाइनेंशियल ईयर 2008-9, एक आदमी है जिसकी इनकम की बात हो रही कब, 2008 से लेके 2009 फाइनेंशियल ईयर पर। उसका जो इनकम था वो कितना था, 4,28,000 रुपए। अब उसके बाद देखो ये इसका टोटल इनकम है, ये याद रखते जाना। या फिर आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका क्वार्टरली हो हाफ ईयरली हो, तो पेंसिल से ना जो जो इनकम रहेगा ना उसके नीचे ऐसा अंडरलाइन करना ताकि आपको बाद में ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अभी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी इनकम थी 4,28,000 रुपए। सी डिपोजिट 2,500 रुपीज एवरी मंथ इन जनरल प्रोविडेंट फंड। अब यहां पर इस चीज पे ध्यान दो, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो जनरल प्रोविडेंट फंड में आप जितना भी पैसा जमा करते हो उस पर टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद 25,000 रुपए अ सेमी एनुअल
प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सेमी एनुअल मतलब हर 6 महीने के लिए वो 25-25 हजार रुपए क्या करती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर पैसा खर्चा करती है, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सी परचेस्ड अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ 30,000, उसने 30,000 रुपए का क्या किया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा, उस पर भी नहीं लगेगा। उसके बाद उसने क्या किया, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में, अब बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, मंदिर हो सकता है, अनाथालय हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, उसने 25,000 रुपए क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, ये डोनेट कर दी। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय द पर्सन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसको कितना जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो अब देखो, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम टैक्स 80C के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको पे करना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कब की बात है, 2013-14 के बाद की है। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें इनकम कब की बात हो रही है, 2008 से लेकर 9 तक। तो उस समय जो टैक्स में जो रिबेट्स मिलता था वो 1 लाख तक का था। तो क्वेश्चन में पहले ध्यान से पढ़ना, ज्यादा होशियारी करके ये मत कर देना कि सर ने तो 1.5 लाख रुपए तक जो है क्या किया था, बताया था कि कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, आप पता चला कि इसमें से 1.5 लाख को माइनस कर दिए। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना कि वो कौन से साल की बात कर रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको जिस जिस साल आप पढ़ाई कर रहे हो उसी साल के इनकम की बात करे। तो उस समय 1 लाख रुपए तक क्या था, छूट था। उसके बाद आगे देखो, ऑन सेविंग अंडर द जनरल प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड LIC, सबको मिलाकर उसके 1 लाख, चाहे LIC खरीदा हो, चाहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा हो, जनरल प्रोविडेंट फंड खरीदा हो, अगर 1 लाख तक के नीचे अगर ये सारे खर्चे हैं तो वो क्या हो जाएगा, टैक्स जो है नहीं लगेगा। एज पर सेक्शन 80G सेक्शन के अंदर में 50% ऑफ द डोनेशन इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द टैक्स रिबेट, वो जितना पैसा डोनेट करेगा उसके 50% अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह हमने बता दिया। अब उस समय की बात हो रही है। अच्छा यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना, 1 लाख रुपए किसके लिए है, वो जितना भी दुनिया भर का खर्चा करता है उस खर्चों को 1 लाख रुपए तक, जैसे उसने LIC खरीदा, इंश्योरेंस लिया, तो अगर 1 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब उस टाइम पे जो टैक्सेस के जो स्लैब्स थे देखो, 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, मतलब उसकी जितनी भी सैलरी है 4,28,000 में से 1.5 लाख रुपए आप पहले ही माइनस कर दो, क्योंकि 1.5 लाख पर जो टैक्स है वो कितना है, नील, कोई भी टैक्स नहीं है। तो याद रखना, जो भी टैक्स का स्लैब दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो पहले तो सबसे पहले काम ये करोगे कि उसके 4,28,000 में से 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा। फिर 1,50,000 एक रुपए से लेके अगर 3 लाख रुपए के बीच में है तो 10% टैक्स लगेगा। फिर 3 लाख एक रुपए से लेके 5 लाख तक है तो 20% टैक्स जो है लगेगा। अब हम लोग इसके टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये काम ये करते हैं कि उसको छूट कितना मिल रहा है, जो जो काम वो किया है उस पर छूट कितना मिल रहा है उसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको दिया था कि 50% जो है उसके डोनेशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो कितना डोनेट करती थी वो, 25,000 रुपए। तो 25,000 का 50% कैसे निकालोगे, तो 25,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 12,500 रुपए। तो ये जो 12,500 रुपए है ये टैक्स में काउंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो टोटल इनकम है उसमें से 12,500 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमने पहला काम किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। अब वो और कौन कौन से खर्चे करता है, जनरल प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो देखो ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड था वो 2500 रुपए हर महीने खर्च करती थी, लेकिन हमको तो इनकम टैक्स क्या करना रहता है, पूरे साल के लिए करना पड़ता है। तो एक महीने का इतना, तो 12 महीने के लिए कितना लगेगा, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो गया हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड में उसका खर्चा। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती थी वो हर 6 महीने के लिए खरीदती थी, तो एक साल में 6 महीने, तो कितना खर्चा होगा, तो 25,000 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद एक एक बार वो क्या करती है, 30,000 रुपए खर्च करती है, किसके लिए, फॉर द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इसका टोटल खर्चा कितना हुआ, देखो इसका टोटल खर्चा की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 50,000 और ये हो गया 30,000। तो कितना हो गया, 1,10,000 रुपए। तो देखो इसका जो 1,10,000 रुपए इसने LIC वगैरह में जो है क्या किए, खर्च किए पूरा। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कि क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर इसने बोला है कि सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए तक वो क्या है, टैक्स में छूट पा सकता है। कहां कहां पर,
अगर उसने खर्चा किया जनरल प्रोविडेंट फंड में, नेशनल सर्टिफिकेट स्कीम में, LIC में, तो इसने LIC, नेशनल सेविंग स्कीम, इंश्योरेंस वगैरह में मिलाकर कितना खर्चा कर दिया, 1,10,000 रुपए। तो उस 1,10,000 में से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख पर ही क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसका टोटल इनकम था उसमें से 1 लाख को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इस 1 लाख रुपए तक उसको कोई टैक्स जो है देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों टैक्स जो है इसको 1 लाख को माइनस किए। अब ये जो 1 लाख है ये इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसी फील्ड में खर्च हुआ है, इसीलिए इसको माइनस कर रहे हैं। इसीलिए देखना जितने भी लोग सैलरी वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, वो जानबूझकर 2, 3, 4 LIC जो है खरीद के रखे रहते हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, टैक्स में रिबेट्स मिल जाए। तो इसी तरीके से इसने भी क्या किया, 1,10,000 तक जो है क्या कर लिया, इंश्योरेंस वगैरह ले लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग सिर्फ 1 लाख रुपए तक तुम्हारे इंश्योरेंस को माफ करेंगे, अगर उससे ज्यादा इंश्योरेंस करोगे तो हम उस पर टैक्स लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसका जो इनकम जो बचा था, अब 4,28,000 में से तो हमने क्या किया था, उसके डोनेशन वाले अमाउंट को माइनस कर दिया था, क्योंकि उसके डोनेशन में 50% टैक्स लगता है। तो इसको हमने क्या किया था, ये हमारे पास बचा था। अब इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 लाख तक छूट है। तो अब बचा कितना, 3,15,500 रुपए। अब इतने पैसे पर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान से समझना। अब स्लैब दे जाओ, ये मतलब ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स लग सकता है, पूरा छूट को निकालकर ये वो 3,15,500 रुपए वो अमाउंट है जिस पर टैक्स लगेगा। अब उसमें भी देखो, अब उसका इनकम 3,15,500 रुपए है, उसमें भी आप 1.5 लाख रुपए माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे, क्योंकि 1.5 लाख पर जो टैक्स है वो कितना है, नील है। तो आप एक काम करो, जो भी इनकम आया आपका 3,15,000, उसमें से 1.5 लाख को माइनस कर दो। इसमें से आप क्या करो, 1.5 लाख रुपए माइनस कर दो। तो 1.5 लाख रुपए जब आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, देखो ये आपके पास बचेगा 6, और यहाँ बचेगा कितना बचेगा, अरे 1.5 लाख बचेगा, उल्टा कर दिया मैं, सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया। यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको देगा कितना, देगा देखो, ये देगा 1,5,1,1,6 देगा, 1,6,5,00, ये 0,000 जो भी आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना पैसे पर टैक्स लगेगा। अब स्लैब में वापस से जाओ, स्लैब में क्या बोला है कि अलग अलग है, देखो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में 10%। तो 1.5 लाख वाले को हम लोग अलग करते हैं, 1.5 लाख पर हम लोग कितना परसेंट टैक्स देंगे, 1.5 लाख पर 10% जो है हम लोग टैक्स देंगे। तो देखो 1.5 लाख रुपए तक हमने क्या किया, 10% टैक्स दिया। अब 1.5 लाख से जितना इसमें एक्स्ट्रा बचा, अब 1.5 लाख से एक्स्ट्रा कितना बचा, 1,65,500 में से आप अगर 1.5 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 15,500 बचेगा। इस 15,500 पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा। तो अब एक काम करो, आप 1.5 लाख का 10% निकालो, कितना आएगा, 15,000, और 15,500 का 20% निकालोगे तो आएगा 3,100। अब दोनों को जोड़ दो तो 18,000 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी कि इस 18,100 रुपए में और भी एक्स्ट्रा सेस लगेगा। सेस मतलब एजुकेशन फील्ड पर खर्चा करने के लिए 3% और टैक्स लगेगा। तो ये कितना पे करना है इसको, 18,100 रुपए। इसका 3% और निकालो, क्योंकि 3% गवर्नमेंट और ले रही है एक्स्ट्रा, तो उसका 3% आएगा 543 रुपए। अब इस 18,100 रुपए को और 543 रुपए को आप ले लो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18,643 रुपए। तो उसको एक साल के एंड में इतना परसेंट टैक्स, क्या मतलब इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है देना पड़ेगा। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताना कि ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद जो है हम लोग और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है, इसको बोरिंग मत लेना, बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इवन मैं भी आज से 10 से 12 साल पहले जब स्कूल में था, मैं भी सीजी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। बस लिखना रहता है, प्लस माइनस करो, इतना से इतना छूट, इतना से इतना छूट, इसने यहाँ इतना खर्चा किया, इसने यहाँ इतना खर्चा किया, माइनस करते जाओ और लास्ट में टैक्स निकालो, 3% शेष निकालो, दोनों को ऐड करो, आपका आंसर आ गया, 4 नंबर मिल गया आपको। तो अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, इस क्वेश्चन तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।